हाँ एक बार अच्छा यहाँ देख लो एक बार सब लोग देखो। तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेगा वो चैप्टर का नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो सबसे पहले आपको तो ये ध्यान रखना है, एक बार ध्यान से सुनो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम बोले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और अगर हम बोले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो दोनों सेम नहीं है, दोनों में बहुत क्या है? डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल, अभी तक आप जो चैप्टर कर रहे थे, कौन सा चैप्टर कर रहे थे? एडमिशन, फिर रिटायरमेंट, फिर दैट। अब एक बात बताओ, ये तीनों चैप्टर में क्या बिजनेस बंद हो गया था? नहीं, बिजनेस क्या था? कंटिन्यू था। बस जो पुराने एग्रीमेंट थे वो क्या हो गया? वो खत्म हो गया और बाद में क्या बना? एक नया एग्रीमेंट बना। इसलिए वो तीनों चैप्टर के ऊपर में एक हेडिंग लिखा हुआ था, क्या? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि वापस से हम उसको क्या कर रहे हैं? रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं। क्लियर? मतलब बिजनेस बंद नहीं हुआ, बस दो पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट है वो क्या हो गया? खत्म हो गया। क्लियर? जैसे ए बी दो पार्टनर है, सी अगर नया पार्टनर के तौर पे एडमिशन हुआ, क्लियर, तो क्या ए बी जो एग्रीमेंट के तौर पे काम कर रहा था, क्या वो काम करेगा? नहीं। अब ए बी का एग्रीमेंट क्या हो गया? खत्म। फिर आप नया एग्रीमेंट बनाओगे, किसके किसके बीच में? ए बी और सी के बीच में। क्लियर? अगेन ए बी सी तीन पार्टनर है, सी रिटायर हो गया, तो क्या ए बी पुराने एग्रीमेंट से चलेगा? नहीं। सी रिटायरमेंट होते ही नियम कानून चेंज हो जाएंगे, तो ए और बी क्या करेगा? नया एग्रीमेंट बनाएगा। क्या बनाएगा? तो जब आपका पार्टनर का एग्रीमेंट डिसॉल्व हो जाए तो उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब एग्रीमेंट टूटना, लेकिन बिजनेस वो का वही है, बिजनेस कंटिन्यू है, बिजनेस वही का वही है। समझ में आ गया? लेकिन अगर मैं बोलूं जो चैप्टर आपका है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसका मतलब है कि आपका कंपनी में, आपका बिजनेस में क्या लग गया? ताला लग गया। अब आपका बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा, आपका बिजनेस बंद हो गया। क्लियर? अब बात यह आता है कि सर आपका बिजनेस बंद क्यों होता है, किस कारण से बंद हो जाएगा? देखो, अच्छा पहले डिफरेंस पढ़ लेते हैं, मतलब पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज अ प्रोसेस इन विच रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर ऑफ द फर्म इज डिसॉल्व और क्या? टर्मिनेटेड। मतलब फर्म और पार्टनर का जो रिलेशन था, प्रिंसिपल और एजेंट का, वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अब आपका बिजनेस नहीं रहा, आपका बिजनेस क्या हो गया? बंद हो गया। तभी तो उसका रिलेशन भी बंद हो गया, है कि नहीं? जब तक ये कोचिंग चल रहा है, समीर कोचिंग सेंटर और समीर का क्या चल रहा है? एक रिलेशन चल रहा है। तो जब वो रिलेशन टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट कब होगा? जब वो बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आगे, इफ ए रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ ए फर्म इज डिसॉल्व, सारे पार्टनर ऑफ फर्म का जो रिलेशनशिप है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो उसको कहते हैं हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ क्या? फर्म। यहां तक क्लियर? इन केस ए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द फर्म सीजेस टू एग्जिस्ट। मतलब अगर डिसोल्यूशन हुआ पार्टनरशिप फर्म का, तो इसका मतलब है बिजनेस क्या हो गया? बंद हो गया। बिजनेस क्या हो गया? बंद हो गया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 of the Partnership Act 1932, dissolution of partnership between all the partner of a firm is called dissolution of the firm। तो मतलब सारे पार्टनर के बीच में अगर एग्रीमेंट खत्म, टूट गया, तो इसका मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ क्या हो गया? फर्म हो गया। आगे, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब डिसोल्यूशन क्यों होता है, हमें यह पता करना है कि भाई ये बिजनेस जो बंद हुआ, ये क्यों बंद हुआ? दो रीजन से होता है। पहला कोर्ट और सेकेंड वॉलेंटरी। अब कोर्ट का मतलब क्या है? कोर्ट क्यों बोलेगा भाई आप अपना बिजनेस बंद करो? देखो, अगर मेरा बिजनेस मान के चलो एक एजुकेशन का है कि नहीं, तो मेरा जो फाइल सरकार को जो दिख रहा होगा वो क्या दिख रहा होगा? एजुकेशन, है ना? लेकिन कल यहाँ से ड्रग्स पता चल गया, यहाँ से ड्रग्स मिला, तो इसका मतलब क्या? मेरा बिजनेस क्या हो गया? इलीगल हो गया। तो इसका मतलब कोर्ट ऑर्डर देगा कि भाई अपना बिजनेस क्या कर दो, आप बंद कर दो।
समझ में आ गया? या मेरा कोई पार्टनर इलीगल काम कर रहा है, या मेरा पार्टनर अनसाउंड है, याद है मैंने बताया था मेरा पार्टनर क्या है, अनसाउंड है, मेरा पार्टनर क्या है, इलीगल काम कर रहा है, मेरा पार्टनर पागल हो गया, तो इस केस में हम बिजनेस को कैरी नहीं कर सकता, है ना प्रगति? इस केस में हम अपना बिजनेस को क्या नहीं कर सकते, कैरी नहीं कर सकता। क्लियर? तो कोर्ट ऑर्डर देता है कि भैया आप अपना बिजनेस को क्या करो, बंद करो, नहीं तो मैं क्या करूंगा, ताला लगा दूंगा। समझ में आ गया? तो कोर्ट वाला क्लियर हो गया। और कोर्ट वाला आपके एग्जाम में आता है 3 मार्क्स का थ्योरी के लिए कि डिसोल्यूशन के मोड्स बताओ अकॉर्डिंग टू कोर्ट। समझ आ रहा है? तो ये आपका थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। तो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब डिसोल्यूशन किस किस कारण से होगा, तो 2 कारण से होता है, एक होता है कोर्ट और एक क्या होता है, वॉलंटरी। आप कोर्ट वाला सबको क्लियर हो गया? तो कोर्ट वाला कब होगा, अगर आपका बिजनेस या अगर आपका पार्टनर क्या क्या फाइंड आउट हुआ, इलीगल, अनसाउंड, इंसॉल्वेंट, है ना, तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कंपल्सरी सॉरी वॉलंटरी डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल सुनो, मैं और मान के चलो बी और सी 3 पार्टनर हैं, क्लियर, और ए बी सी 3 पार्टनर है, मतलब मैं बी और सी पार्टनर है, और मैं म्यूचुअल फ्रेंड हूं बी और सी का, क्लियर। तो मैं अगर रिटायर हो गया तो क्या बी और सी बिजनेस चलाएंगे? बी और सी बोलेगा भाई तुमसे मेरा बनता नहीं है और मेरा तुमसे बनता नहीं है, मेरा तो इसलिए बन रहा था क्योंकि मैं उन लोग के साथ में क्या कर रहा था, काम कर रहा था। तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि भैया हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, हम बिजनेस को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल, ए बी सी 3 पार्टनर था, बी का डेथ हो गया और ए और सी चाहता है कि भाई नहीं और बिजनेस हम नहीं करेंगे, बी का डेथ हो गया, क्या पता इससे हम लोग का भी डेथ हो जाए, तो वो लोग वॉलंटरीली अपने आप को क्या करेंगे, अपना बिजनेस को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, है ना। होता है ना कभी कभी सुपरस्टिशियस बिलीव। अच्छा और एग्जांपल ले लो, तो कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुनो, जब एग्रीमेंट होता है, जब तीनों पार्टनर का एग्रीमेंट होता है, तो याद करो मैंने बताया था कि कौन सा पार्टनर को कैसे एडमिशन लेंगे, एग्रीमेंट में होना पड़ेगा, कब रिटायरमेंट होगा, एग्रीमेंट में होना पड़ेगा, अगर डेथ हो गया तो क्या करेंगे, एग्रीमेंट में होना पड़ेगा, और हम ये बिजनेस कितने साल तक चलाएंगे वो भी एग्रीमेंट में होना पड़ेगा। तो अगर हम लोग डिसाइड किए थे 15 साल और 15 साल हो गया, तो उसके बाद अगर हम डिसाइड करेंगे ना और ये बिजनेस नहीं चलाएंगे, तुम अपना चलाओ मैं अपना चलाऊंगा, तो भी इस केस में क्या होगा, बिजनेस क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो बताओ सबको क्लियर, सबको क्लियर हो गया? चलो, तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, मतलब बंद करना ही पड़ेगा एनी हाउ, मतलब कब कब ऐसा होगा, जब कोई अनलॉफुल काम होगा, तब तो कोई उपाय नहीं है, आपको क्या बंद तो करना ही पड़ेगा। इसे कहते हैं हम लोग कंपल्सरी क्या, डिसोल्यूशन, जैसे इलीगल काम किया आपने, क्लियर। और अगर सर्टेन कंटिजेंसी, ये मतलब उसी का पार्ट समझा रहा है, ये दोनों का पार्ट ही समझा रहा है। तो सर्टेन कंटिजेंसी का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया कि अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया, अगर कोई पार्टनर ही बिजनेस को अंडरटेक नहीं करना चाहता, मतलब चलाना नहीं चाहता, तो भी वो क्या सोचेगा कि भाई बिजनेस को क्या कर देता, बंद कर देता है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। इसके बाद बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, इसका मतलब क्या है, अगर कोई पार्टनर नोटिस दे दे कि भाई हम ये बिजनेस करना ही नहीं चाहता, या कहीं से अगर नोटिस आ जाए कि भाई अपना बिजनेस को क्या करो, बंद करो, आपका बिजनेस अच्छा नहीं है, इलीगल है, सोसाइटी के लिए हैम्पर है, ये सोसाइटी के में आप काम नहीं कर सकता, आप अपना बिजनेस को क्या करो, बंद करो, तो भी आपका बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट डिसोल्यूशन क्या, बाय कोर्ट। तो कोर्ट कब डिसोल्यूशन करेगा, मैंने क्या बताया था, जब अनसाउंड होगा, है ना, परमानेंट इनकैपेबिलिटी होगा, जब मिसकंडक्ट होगा मतलब मिसबिहेवियर होगा, जब अनलॉफुल काम करोगे, तो इस केस में आपका जो कोर्ट है वो ऑर्डर देता है कि भैया अपना बिजनेस को क्या कर दो, आप बंद कर दो। तो बताओ क्लियर हो गया? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, और क्यों डिसोल्यूशन होता है वो क्लियर हो गया सबको। चलो अब इस चैप्टर में हम करते क्या है, मतलब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, देखो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले ये ध्यान दो, सबसे पहले ध्यान दो, अगर आपका बिजनेस का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा था, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या बिजनेस बंद हो गया था? नहीं, तो बिजनेस वही था, बस आपको अपना बिजनेस को क्या करना था, रिकंस्टिट्यूट करना था, मतलब अपडेट करना था। तो अगर कोई एसेट्स का दाम बढ़ रहा है तो उसको बढ़ा रहे थे,
और एसेट्स का दाम कम हो रहा है तो कम कर रहे थे, मतलब अब क्या कर रहे थे, रीवैल्यूएशन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? लेकिन अभी जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर का नाम क्या है? वो चैप्टर का नाम है क्या? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। यहां तो आपका कंपनी ही बंद हो गया, तो क्या आप एसेट्स का रिवोल्यूशन करोगे? नहीं, यहां पे आप एसेट्स का रियलाइजेशन करोगे। क्या करोगे? अब रियलाइजेशन क्यों? सर अगर कंपनी बंद हो गया, मान के चलो मुझे ऐसा पता चल रहा है मैं किसी से 1 लाख रुपया पाता हूँ, ठीक है, और मुझे ऐसा पता चले कि वो बिजनेस बंद हो गया, तो बताओ मैं क्या करूँ? दूसरे दिन सुबह सुबह उसके पास पहुंच जाऊंगा, भाई तेरा तो बिजनेस बंद हो गया, मेरा पैसा दे दे, है या ना? तो अगर हम लोग का किसी का भी बिजनेस अगर बंद हो गया तो सबसे पहले हमारे दुकान के बाहर कौन आके खड़ा हो जाएगा? कौन? क्रेडिटर। अगर बैंक से लोन लिया तो बैंक वाला, है कि नहीं? तो बताओ पैसे कहाँ से दे? बिजनेस तो चल ही नहीं रहा, तो बिजनेस का पैसा कैसे देगा? उसको पेमेंट कैसे करेगा? हमारे जो एसेट्स हैं जो रियलाइज हो सकते हैं, बिक्री हो सकते हैं, उनको क्या करेंगे? हम बेचेंगे। बेच के जो पैसा आएगा वो क्या करेंगे? लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। समझ में आ गया? तो ये जो बेचना और पेमेंट करना, ये वाला जो काम है ना, इसे कहते हैं रियलाइजेशन करना। क्या बोलते हैं हम लोग? रियलाइजेशन। वो सुना नीलामी? नीलामी वर्ड सुना है? जैसे एक मान के चलो एक बंदा बैठा है और एक बिजनेस का कंपनी का नीलामी करता है, तो उसके जितने भी एसेट्स है उसका नीलामी होता है, और उससे जो पैसा आता है उसके जितने भी लायबिलिटी होता है वो क्या होता है? पे करता है। तो वो जो नीलामी है उसी को कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। क्या कहते हैं हम लोग? तो रियलाइजेशन में बेसिकली क्या करते हैं, जितनी भी एसेट्स है उसको बेचते हैं, और बेच के जो पैसा आया उससे क्या करते हैं, जो भी हमारा लायबिलिटी है उसका क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। समझ में आ गया? तो रियलाइजेशन वर्ड क्लियर हो गया? क्लियर? तो रियलाइजेशन कब करेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में। और रीवैल्यूएशन कब करेंगे? जब पार्टनर का डिसोल्यूशन होगा, मतलब पार्टनरशिप जब डिसोल्यूशन होगा। समझ में आ गया? अच्छा, एक बात और सुनो, अगर मेरा एसेट 10,000 का था और 15,000 हो गया, तो बताओ रीवैल्यूएशन में हम कितना लिखते थे? 5,000, है या ना? लेकिन अब अगर 10,000 का एसेट्स है और 15,000 हो गया, तो बताओ रियलाइजेशन में कितना लिखेंगे? 15। रियलाइजेशन का मतलब होता है आपको कितना मिलेगा बिक्री करके। कितना मिल रहा है? 15। यहां पे आप फोकस करते थे आपका कितना प्रॉफिट और आपका कितना लॉस। यहां आप प्रॉफिट और लॉस पे फोकस नहीं करते हो, यहां पे जो भी पैसा आ रहा है और जो भी पैसा जा रहा है। समझ में आ गया? सबको क्लियर है यहां तक? अब जब किसी भी पार्टनर का डेथ होता है तो आपको याद होगा, मैंने आपको एक चीज बताया था कि मान के चलो ए का डेथ हो गया। किसका डेथ हो गया? ए का डेथ हो गया, और ए का बैंक में अकाउंट है ना, और उसके बैंक में 1 लाख रुपया है। तो अब एक बात बताओ, अगर ए का डेथ हो गया, क्लियर, तो क्या उसका बेटा उसका अकाउंट को कैरी कर सकता है? कैरी कर सकता है? गलत। अकॉर्डिंग टू एक्ट के मुताबिक, अकाउंटिंग एक्ट के मुताबिक, उस अकाउंट को लीगल रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी बंदा जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो उस अकाउंट को एक्ट नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या मरा हुआ आदमी का अकाउंट चलते रहेगा? नहीं, वो तो मरा हुआ आदमी का अकाउंट है। हाँ, आप लोग क्या बोल रहे हो? हाँ, क्यों? क्योंकि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव का राइट है। वो राइट उसका अकाउंट चलाने का नहीं है। अकाउंट अगर चला तो सर मरा हुआ आदमी का अकाउंट चल रहा है। समझा? तो बताओ, अगर कोई मरा हुआ अकाउंट का चल रहा है तो कंपनी, मतलब सरकार के मुताबिक आदमी मर चुका है, लेकिन अकाउंट में 50,000, 10,000, 20,000 आ रहा जा रहा है। समझा रहा बात? तो इसीलिए ये नियम होता है कि जैसे कोई आदमी मरा तो उसके अकाउंट को सबसे पहले क्या करना पड़ता है? क्लोज करना पड़ता है। इसीलिए डेथ सर्टिफिकेट का इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है? और वो अकाउंट ऐसे नहीं क्लोज होगा, भाई मैं उसका बेटा हूं, मेरा पापा का अकाउंट क्लोज कर दो, कोई भी उठ के चला जाएगा। उसको 2 प्रूफ देना पड़ेगा, एक कि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपना, और दूसरा डेथ सर्टिफिकेट। तो वो अकाउंट क्लोज होगा, और वो अकाउंट में जो पैसे हैं वो किसके अकाउंट में आएगा? वो फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में आएगा। समझ में आ गया? तो सेम तरीका से अगर मान के चलो ए बी का एक बिजनेस है, वो बिजनेस क्या हो गया? मर गया, मतलब बंद हो गया, तो अब उसका अकाउंट चलते रहेगा या बंद करें? बंद होना पड़ेगा।
और किसी भी बिजनेस का अकाउंट कौन सा होता है? बट बकलो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को बोलता है हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या बोलेगा? क्योंकि आप लोग अभी इतना एचएस सेकेंडरी में आ गया, तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए कि जब भी मैं बोलूँ कि भाई बिजनेस का अकाउंट, तो मतलब बिजनेस का बैलेंस शीट के बारे में बात हो रहा है। समझ में आ गया? तो बिजनेस का मतलब मेरा जो बिजनेस का बैलेंस शीट है उसको क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लोज। तो देखो क्लोज कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। एक तरफ लायबिलिटी, एक तरफ क्या? एसेट्स। क्लियर? ध्यान से सुनना। लायबिलिटी में मान के चलो कैपिटल ए बी का दिया होगा, और क्या दिया हो सकता है? रिजर्व दिया हो सकता है, फिर पीएल दिया हो सकता है, फिर क्रेडिटर, फिर बिल पेएबल, फिर लोन, फिर ए का लोन, फिर बी का वाइफ का लोन। हाँ, बी का वाइफ क्या बीबी से लोन नहीं ले सकता है? हाँ? अब मैं और मान के चलो मैं और बी पार्टनर है, तो क्या मेरा पूरा खानदान पार्टनर बन गया बिजनेस का? नहीं, मेरा पूरा खानदान पार्टनर नहीं बन सकता। एग्रीमेंट मेरा और बी का हुआ है, तो पार्टनर कौन है? ए और बी। अब मैं तो भाई चालू, ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक बात आ रहा है कि मैं तो चालू। अगर बिजनेस को पैसा का दरकार है तो मैं भाई पैसा क्यों दूं? क्योंकि याद है तुम लोग को पार्टनरशिप चैप्टर में स्टार्टिंग में समझाया था कि मैं अगर पैसा लगाऊं तो कैपिटल होगा, उस पर ना मेरे को एक्स्ट्रा कोई प्रॉफिट मिलेगा, और इंटरेस्ट भी जब प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा। तो मैं क्या बोलूँगा? भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे बीवी के पास है, लेकिन वो तो देगा, तो वो लोन तो कैपिटल तो होगा नहीं, तो उससे लोन ले लो, देगा मेरा ही पैसा, लेकिन मैं क्या बोलूँगा कि मेरे वाइफ से मैंने लोन लिया है। समझ में आ गया? और मैंने ये जानबूझ के लिखा है ताकि मैं एक चीज़ आपको समझा सकूँ। देखो, तो एसेट साइड में क्या होगा? आप लोग तो पूरा खानदान को ही पार्टनर बना दोगे। हाँ, मतलब एक जन पार्टनरशिप में घुसा तो चाचा मामा ताऊ ताऊ सब पार्टनर। देखो फर्नीचर, फिर क्या? लैंड, चलो लैंड एंड बिल्डिंग एक साथ लिख देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, फिर क्या? स्टॉक, डेटर, चलो डेटर में और कुछ लिख देते हैं। 10,000, प्रोविजन 1,000, 9,000, और बताओ कैश। हाँ, वही बिल वाली बोल रहे थे। पीएल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, दोनों साइड क्या हो गया? इक्वल। क्लियर हो गया? तो अब हमें ये पूरा बैलेंस शीट को ना क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। तो अब ऐसा नहीं है कि भाई इरेजर से मिटा दो क्लोज हो गया। तो अकाउंट्स में हम ऐसा नहीं कर सकते। अकाउंट्स में अगर मुझे ये बैलेंस शीट को क्लोज करना है, इसका मतलब क्या है? यहाँ के हर एक आइटम को उठा के किसी अलग अकाउंट में भेजना पड़ेगा, तभी एक डेबिट क्रेडिट क्या होगा? कैंसिल होगा। तो कहने का मतलब ये पूरा अकाउंट को अगर मुझे क्लोज करना है तो ये पूरा आइटम किसी अकाउंट में डालना पड़ेगा, ताकि ये अकाउंट क्या हो जाए? क्लोज हो जाए, कैंसिल हो जाए। समझ में आ गया? तो देखो ध्यान तो सुनो, जितने भी एसेट्स होते हैं वो 3 कैटेगरी के एसेट्स होते हैं। क्या बोला मैंने? जो भी एसेट्स होता है ना, वो 3 कैटेगरी के एसेट्स होते हैं। एक जो रियलाइज हो सकते हैं, एक जो ऑलरेडी रियलाइज है। ऑलरेडी रियलाइज का मतलब जो ऑलरेडी लिक्विड है, कैश है, और एक जो एक्चुअल में एसेट्स है ही नहीं, जो एक तरह का बिजनेस का क्या लॉस है। तो ये 3 तरह के कैटेगरी के एसेट्स होते हैं। क्लियर? रियलाइज एसेट्स का मतलब होता है जिसको आप बेच के, जिससे मांग के आप पैसा ला सकते हो। ऑलरेडी रियलाइज का मतलब जो ऑलरेडी क्या है? कैश में है। और लॉस का मतलब ऐसा आइटम जो लॉस है, एक्चुअल में वो लॉस है, उसका भरपाई किसको करना है? पार्टनर को करना है, लेकिन फिलहाल अभी वो भरपाई नहीं किया है, इसलिए बिजनेस उसको एसेट साइड में दिखा दिया है। समझ में आ गया? तो देखो, तो बस यही आपको समझना है। तो वो एसेट्स जो रियलाइज हो सकते हैं वो ट्रांसफर होगा कौन से अकाउंट में? रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन सा अकाउंट में? तो बताओ कौन सा एसेट्स ट्रांसफर होगा? फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, फिर डेटर नहीं होगा? डेटर नहीं होगा। डेटर क्या मेरे पॉकेट में पैसा है? भाई उससे जाके मांगना पड़ेगा ना पैसा, तो इसका मतलब भी तो वही है, रियलाइज करना पड़ेगा ना उस पैसे को। तो डेटर और बिल रिसीवेबल, और बस यहाँ तक क्लियर हो गया?
चलो बिल से थोड़ा नीचे आ गया, उसको ऊपर लिख देते हैं ताकि काटने में इजी हो जाए। समझ में आ गया? तो ये एसेट्स को हम ट्रांसफर करेंगे कौन से अकाउंट में? रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, चलो। तो ये अकाउंट को जैसे मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया, हमारे बैलेंस शीट से ये सारे आइटम क्या हो गया? हट गया। यहाँ तक क्लियर? चलो, अब बचा कैश। क्या कैश को रियलाइज करना जरूरी है? वो तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है, तो उसको हम कैश अकाउंट में भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे? कैश अकाउंट में। तो ये भी चला गया। अब बचा क्या? पीएल। पीएल अगर एसेट साइड में है तो ये क्या है? लॉस। अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एसेट साइड में है, ये क्या है? लॉस। और जो भी बिजनेस का लॉस है वो कौन बियर करेगा? तो ये कहाँ भेज दे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेज दो। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर? तो ये एसेट भी यहाँ से गया, ये भी गया और ये भी गया, और इसके बदले 3 अलग अलग अकाउंट बन गया। कौन सा? रियलाइजेशन ऑलरेडी नहीं, मतलब कैश अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस चैप्टर में यही 3 अकाउंट हमें सीखना है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताओ सबको क्लियर? तो कैसे क्लोज किया जाता है बुक्स, वो क्लियर हो गया सबको। अब आ जाते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी भी 3 कैटेगरी का होता है। एक जो पार्टनर का कैपिटल है, मतलब ये चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और एक जो कैपिटल नहीं है लेकिन है पार्टनर का ही। बताओ क्या? रिजर्व और क्या? रिजर्व और पीएल। तो ये भी पार्टनर का ही, ये भी कहाँ चला जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? और एक ऐसा लायबिलिटी जिसका पेमेंट मुझे करना ही पड़ेगा। तो जो बाहर वाला लायबिलिटी है जिसका पेमेंट मुझे करना पड़ेगा वो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ जाएगा? तो बताओ किसका किसका पेमेंट करना है? क्रेडिटर, बिल पेएबल, लोन और ए लोन। और लेकिन ध्यान से सुनो, रियलाइजेशन का मतलब होता है नीलामी। क्या नीलामी में अपना घर वाले को इज्जत मारोगे? नहीं ना। तो ए तो भाई घर वाला है ना, वो तो पार्टनर है, तो उसका पेमेंट हम लोग चुपके से आराम से रूम में बैठ के करेंगे, वो नीलामी में नहीं करेंगे। तो इसलिए ए का लोन, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा है। तो ए का लोन का यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, फिलहाल अभी कुछ नहीं करेंगे। क्लियर? लेकिन बी का वाइफ का लोन ये बाहर वाला है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये बाहर वाला है, तो इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे ताकि इसका पेमेंट हो जाए। समझ में आ गया सबको? क्लियर? तो ये वाले जितने भी आइटम है ये कहाँ चला गया? रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ गया? तो देखो ये आइटम गया, ये आइटम गया और ये आइटम भी गया। कितना आइटम बच गया? सिर्फ एक। आपने जब ए से लोन लिया होगा, याद करो पहला, ऐसा तो याद नहीं आ रहा होगा लेकिन याद करो पार्टनरशिप का पहला चैप्टर, पीएल अप्रो का पहला क्लास, मैंने आपको समझाया था कि अब मैंने पार्टनर से लोन लिया। भाई लोन क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर मैं बिजनेस में कैपिटल के तौर पे पैसा लगाऊं तो क्या इससे पार्टनर का कोई बेनिफिट होगा? नहीं होगा। इसलिए पार्टनर जानबूझ के क्या करता है? लोन दे देता है। तो अगर वो लोन दिया है ना, तो बिजनेस कैपिटल अकाउंट में डालेगा या लोन अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में डालेगा या लोन अकाउंट में? लोन अकाउंट में डालेगा। कौन सा अकाउंट में? मतलब बिजनेस का एक लायबिलिटी है, एक लोन अकाउंट बना हुआ है। तो अब अगर बिजनेस किसी भी पार्टनर को पेमेंट करेगा तो वो लोन अकाउंट से करेगा। कहां से करेगा? तो ये लोन अकाउंट में चला जाएगा। कौन सा अकाउंट में? लोन। तो अल्टीमेटली बताओ कितना कितना अकाउंट बन गया यहां? 7 8 वाह, कैसे? नहीं, कोई 6 बोल रहा था, वो कैसे? मतलब पार्टनर्स कैपिटल अलग अलग बनाएगा, रिजर्व के लिए अलग, कैपिटल के लिए अलग। हाँ, 4, एक रियलाइजेशन, फिर एक कैश, पार्टनर्स कैपिटल और लोन अकाउंट। बस समझ में आ गया? तो बेसिकली आपके चैप्टर में 3 ही है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश। लोन अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा नहीं एग्जाम में आपको। समझ में आ गया? तो ये पार्ट क्लियर हुआ कि कैसे क्या करना है, इस चैप्टर में क्या करना है, वो समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? चलो अब हम सीखते हैं कि भैया ये जो अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि ये सारे एसेट्स को उठा के कहाँ पे डाल दो? रियलाइजेशन अकाउंट में, है ना। तो याद रखना अकाउंट्स में उठेगा कैसे, निकलेगा कैसे, इसके लिए एक एंट्री मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है?
अकाउंट्स में हर एक चीज एंट्री के थ्रू दिखाया जाता है। तो जब कोई अकाउंट को, जब कोई आइटम को आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो आपको एक एंट्री मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? एंट्री। तो वो जर्नल एंट्री क्या मारोगे? जब आप एसेट्स को रियलाइजेशन में डालोगे, कैपिटल अकाउंट में डालोगे, कैश अकाउंट में डालोगे, तो जर्नल एंट्री क्या होगा वो आपको सिखाना है, वो आपको सीखना है। समझ में आ गया? देखो तो बताओ एंट्री क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले क्या करेंगे? अरे भाई शुरुआत क्या करेंगे? ये हमारा बैलेंस शीट है, ये बुक्स को क्लोज करना है। तो सबसे पहले क्या करें? जो भी एसेट्स रियलाइजेबल है उसको क्या करें? वहां से निकालो और रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो। क्लियर हो गया? तो एसेट्स को मैं क्या कर रहा हूं? हटा रहा हूं, है ना? तो whenever assets decreases it should be, whenever assets decreases it should be credited। तो टू एसेट्स, और कौन सा अकाउंट में जा रहा है? तो डेबिट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर हो गया? और यहां पे हम सिर्फ एसेट्स नहीं लिखेंगे, जो भी एसेट्स को आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसका इंडिविजुअली नाम लिखना पड़ेगा। इंडिविजुअली नाम का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या? डेटर, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू स्टॉक, टू लैंड एंड बिल्डिंग। ये सब समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर? अच्छा चलो, एसेट्स क्यों क्रेडिट हुआ वो तो समझ में आ गया। हमारा पहले एसेट्स था, अब मैं इसको ट्रांसफर कर दिया, तो व्हेनेवर एसेट्स डिक्रीजेस इट शुड बी क्रेडिटेड। रियलाइजेशन डेबिट क्यों हुआ? रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर? और नॉमिनल अकाउंट हमें बताता है कि जो भी खर्चा है डेबिट करो और जो भी इनकम है क्या करो? क्रेडिट करो। क्लियर है? तो देखो एक चीज लॉजिकली आपको क्या समझना है, ध्यान से सुनो। रीवैल्यूएशन में तो आपने इजी तरीके से कर लिया, 10,000 था 15,000 हो गया, तो 5,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। बट इस चैप्टर में ना आप प्रॉफिट ऐसे नहीं निकालते, आपको थोड़ा टेढ़ा करके निकालना पड़ता है। आप डायरेक्टली नहीं निकालते हो। तो क्या करते हो? देखो, जैसे ही आपका कंपनी बंद हुआ, बिजनेस बंद हुआ, है ना, आप ये एज्यूम कर लेते हो इसके अंदर जितने भी एसेट्स हैं उसका वैल्यू 0 है। क्या एज्यूम कर लेते हो? क्योंकि बिक्री होगा नहीं होगा, कितना में होगा, क्या आपको पता है? नहीं पता है। तो आप ये क्या मान लेते हो कि आपका जो भी एसेट्स है वो एक बार के लिए क्या मान लेते हो? 0 मान लेते हो। तो आपका क्या हो गया? एसेट्स को अगर 0 मान लिया तो आपके लिए क्या हो गया? वो लॉस हो गया। और जब भी बिजनेस का लॉस होगा रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। बताओ सबको क्लियर? सबको क्लियर है? ठीक है? जैसे ही मान के चलो एक पान दुकान है, तो पान दुकान में मान के चलो फर्नीचर है, पंखा है, जो भी है, तो जैसे ही वो पान दुकान बंद हुआ तो वो जो ओनर है वो क्या मान लेगा कि ये सारा एसेट्स पे मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। ये इनिशियली आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो बिक्री होगा या नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। क्लियर हो गया? पहला स्टेप सबको क्लियर? अच्छा एक चीज और, अब बताओ डेटर था मेरा 10,000, लेकिन मैंने प्रोविजन बना लिया कि 1,000 रुपया मेरे को नहीं मिलेगा, तो मेरे को डेटर से भी कितना मिलेगा बताओ? 9,000। और मान के चलो मेरा डेटर जूबी है ना, तो बताओ जूबी से हम कितना रुपया लेने के लिए जाए? कितना? 10 या 9? 10। ऐसा थोड़ा उसको जाके बोलेगा कि भाई मैंने ये मान लिया था तुम 1,000 रुपया नहीं देगा, तो तुम एक काम करो 9,000 रुपये ही दो। ऐसा होगा क्या? हम उससे कितना लेने के लिए जाएगा? पूरा का पूरा 10 लेने के लिए जाएगा। समझ में आ गया? तो जब आप एसेट्स में ट्रांसफर करोगे डेटर को, तो आपका जो अमाउंट ट्रांसफर करोगे कौन सा करोगे? ओरिजिनल अमाउंट। कौन सा अमाउंट? पूरा का पूरा 10,000। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट। तो एसेट्स तो आपने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, अभी हम सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट का बात करेंगे और उसका एंट्री का बात करेंगे। तो एसेट्स तो ट्रांसफर कर दिया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बैलेंस शीट से एसेट्स को उठाया और रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? कैश नहीं, पहले रियलाइजेशन अकाउंट का बात करें। जो लायबिलिटी है जिसका पेमेंट करना है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। नंबर 2, आप लोगों को लिखना नहीं है, आप लोगों को भेज देगा, वहां से लिख लेना। तो अब बताओ लायबिलिटी को ट्रांसफर कर रहा है, मतलब लायबिलिटी जा रहा है, तो व्हेनेवर लायबिलिटी डिक्रीजेस इट शुड बी डेबिटेड। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू क्या? रियलाइजेशन। यहां तक क्लियर? और डेटर का अगर ओरिजिनल वैल्यू अगर आप एसेट्स में ट्रांसफर करोगे तो प्रोविजन तो बच गया,
तो प्रोविजन को क्या करोगे, लाइबिलिटी के साथ ट्रांसफर कर दो। मतलब यहाँ पे पीडीडी अकाउंट डेबिट, समझ में आ गया, क्योंकि प्रोविजन भी एक तरह का क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। क्लियर? अब बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो, लाइबिलिटी डेबिट क्यों हुआ ये तो समझ में आ गया, क्योंकि व्हेनेवर लाइबिलिटी डिक्रीजेस इट शुड बी डेबिटेड। अब बताओ रियलाइजेशन क्रेडिट क्यों हुआ? रियलाइजेशन क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही बिजनेस बंद हुआ आप ये एज्यूम कर लेते हो कि आपका जो भी लाइबिलिटी है ना, वो एक तरह का प्रॉफिट हो गया। हो सकता है भाई को लेने ही नहीं आए पैसा, या आप ऐसा एज्यूम कर लेते हो, क्या कर लेते हो, एज्यूम कर लेते हो कि वो आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, कि मेरा कोई लाइबिलिटी अभी फिलहाल कोई मेरा लाइबिलिटी मेरे पास लेने के लिए नहीं आया है, तो अभी आज के लिए, आज मान के चलो 6:05 में मैं इसको क्या मान लूंगा, प्रॉफिट मान लूंगा। जब लेने आएगा तब बात का बात है, बट अभी मैंने क्या मान लिया, इसको प्रॉफिट मान लिया, क्योंकि मेरा लाइबिलिटी क्या हो रहा है, कम। और हमने सीखा है कि जब भी लाइबिलिटी कम हो रहा है तो वो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। बात समझो, यहाँ तक क्लियर? सबको क्लियर हो गया? चलो अभी हम सिर्फ रियलाइजेशन का कहानी करेंगे। तो अब देखो, ये रूम एक रियलाइजेशन अकाउंट है, तो यहाँ पे ये मेरा एसेट्स ट्रांसफर हो गया और ये मेरा क्या आ गया, लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गया, है ना। ये पैसा लेने के लिए रुका हुआ है और ये मैं एसेट्स को बेचने के लिए रखा हूं। क्लियर? तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ? ये रूम का मालिक मैं हूं, मेरे पास एसेट्स भी आ गया, मेरे पास लाइबिलिटी भी आ गया, ये मेरे से पैसा मांग रहे हैं। मैंने बोला रुको, मैं कैसे पैसा दूंगा बताओ? एक एक करके अब सारा एसेट्स को मैं क्या करूंगा, बेचूंगा। तो बताओ, जैसे ही मैंने एसेट्स को बेचा तो मेरे पास क्या आएगा, बिजनेस के पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो एंट्री होगा, अगर बैलेंस शीट में कैश दिया तो कैश लिख देना, और अगर बैलेंस शीट में क्या दिया है, बैंक, तो बैंक लिख देना। टू क्या लिखे बताओ? अगर मैंने एसेट्स को बेचा है और मेरे पास पैसा आया तो मैं एंट्री में क्या लिखूं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू। टू क्या याद रखना, एसेट्स को बेचा है ना, तो नॉर्मली आप क्या एंट्री मारोगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स। लेकिन आप एसेट्स नहीं मार सकते। बताओ क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि आपने सारा एसेट्स को किस अकाउंट के अंदर डाल दिया, रियलाइजेशन। तो अब जो भी पैसा आएगा वो कहां पे आएगा, रियलाइजेशन में आएगा। समझ में आ गया? क्लियर? जैसे एग्जांपल, मान के चलो आप मेरे हॉस्टल में आ गए, तो अब बताओ किसके गाइडेंस के अंदर आ गए, मेरे। तो अगर कोई कंप्लेन भी करेगा तो उठा के किसको करेगा, मेरे को करेगा, तुमको नहीं करेगा। जब तक तुम बाहर था तब तक तुमको कर रहा था, लेकिन अब तुम मेरे अंदर आ गया तो जो भी कंप्लेन वगैरह होगा वो किसको करेगा, मेरे को करेगा। बात समझ में आ रहा है? चलो, तो एसेट्स को बेच के पैसा आ गया, लेकिन एक एसेट्स ऐसा है जो बिक्री नहीं हो रहा और वो बी को बहुत पसंद आ गया, तो बी बोल रहा भैया भैया एक काम करो, ये एसेट्स हम ले लेते हैं, और मैं बिजनेस हूँ, बी मेरा एक एसेट्स लेके जा रहा है, तो मैं क्या करूँ, उससे पैसा मांगूंगा। क्या बिजनेस उससे पैसा मांगेगा, पार्टनर से? क्या करेगा भाई, उसके पीछे पीछे क्यों जाना है, पहले ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एसेट्स ले लो। क्या करेंगे, उसके कैपिटल से काट लेंगे। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। क्लियर हो गया? और जो वो एसेट्स लिया वो कौन से अकाउंट से लेगा, रियलाइजेशन अकाउंट से। समझ में आ गया? अच्छा, अब एक चीज देखो, मैंने यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट क्यों किया है, ध्यान से सुनो। मैंने रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट क्यों किया है? देखो, जब मैंने एसेट्स को ट्रांसफर किया, मैंने सारा एसेट्स का वैल्यू को क्या मान लिया था, 0। तो अब अगर एसेट्स को बेच के 2000 आए, 5000 आए, 15 आए, 20 आए, वो मेरे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है या ना। अगर आप इस रिमोट को ऐसा मान लिया कि भैया इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, जाओ कोई दाम नहीं है, लेकिन ये उठ के बोलते सर कैसे, मैं तो उसका 10 रुपया देने के लिए रेडी हूं, तो मेरे लिए वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया? अगर कोई पार्टनर इसको लेके चला जाए तो भी मेरा क्या होगा, प्रॉफिट, क्योंकि मैंने तो इसको क्या मान लिया था, 0। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर? तो अल्टीमेटली देखो, ध्यान से सुनो, अल्टीमेटली यहां पे आपने एसेट्स को 10,000 का लॉस मान लिया, मतलब 0 मान लिया, कोई वैल्यू नहीं है, और यहां पे आपका एसेट्स का 10,000 आ गया, तो बताओ प्रॉफिट कितना का हो गया, 10,000 का, है ना। यहां पे आपका एसेट्स का दाम 10 था, लेकिन आपका आया 15, तो प्रॉफिट कितना का हो गया, 5 का। प्रॉफिट तो 5 का ही हुआ, लेकिन आया 15, लेकिन काट कूट के प्रॉफिट कितना का हुआ, 5 का। तो ये 5 आपको नहीं निकालना, ये आपको खुद एंट्री निकाल के दे देगा।
आपको ये मानना है यहाँ पे कि 15,000 का एंट्री आएगा। कितना का आएगा? 15 का। समझ में आ गया? चलो, तो किसका काम खत्म हो गया? आपका एसेट्स यहाँ से हट गया, सबको बेच दिया और पार्टनर ले लिया, लेकिन अभी भी कौन मुंह ताक रहा है? लायबिलिटी। तो वो तो ऐसे नहीं जाएगा ना, उसको क्या करना पड़ेगा? जो भी बताओ क्या करे? क्या ये क्या पैसा दे दे? चलो दे देते हैं। तो अगर लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे तो बताओ क्या होगा? बिजनेस के पास से क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। और बिजनेस का क्या हो रहा है? नहीं, लायबिलिटी तो पहले डिक्रीज कर चुका है। बिजनेस का क्या आ रहा है? लॉस। क्योंकि हम पहले ये सोच लिया था भाई इनको पेमेंट ही नहीं करना है, पहले हम प्रॉफिट मान लिया था, बट अब ये पैसा मांग रहा है। तो जो भी पैसा देंगे, चाहे 10 दो, 20 दो, 40 दो, 50 दो, ये मेरे लिए क्या होगा? लॉस होगा। और जब भी लॉस होगा हम क्या एंट्री मारेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या? कैश या बैंक। समझ में आ गया? अब एक चीज देखो, किसका वाइफ का लोन था? बी का वाइफ का लोन। अब बी भी वहां बैठा हुआ है ना? बी वहां पे बैठा हुआ है। तो मैं बिजनेस में बोला तू क्यों बैठा है? तू तो मेरा पार्टनर है। तो बोला नहीं, मेरा जो वाइफ का लोन था ना वो मेरे को दे दो, मैं उसका पेमेंट कर दूंगा। वो अभी आउट ऑफ स्टेशन है, वो आई नहीं, तो आप मेरे को पेमेंट कर दो। तो अब बताओ बिजनेस क्या करेगा? उसके कैपिटल में डाल देगा। पार्टनर के साथ कभी भी वो कैश में लेन देन फिलहाल अभी नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा? जो भी पैसा उसके वाइफ को देना है वो क्या करेगा? उसके कैपिटल में डाल देगा। समझ में आ गया? क्लियर? तो एंट्री क्या मारेगा बताओ? तो एंट्री मारेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां तक क्लियर सबको? तो लायबिलिटी का काम क्या हो गया? खत्म। मुझे पार्टनर को देना पड़े या मैं खुद पैसा दूं, मेरा तो लॉस ही हो रहा है, क्योंकि मेरे पास से तो पैसा जाएगा ही। यहां तक क्लियर है? चलो, अब जब नीलामी होता है तो उस समय चाय पानी भी पिया जाता है, तो उसे कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्या कहते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ, चाय पानी का खर्चा हुआ, तो बताओ जो भी पैसा जाएगा वो कौन से अकाउंट से जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट से जाएगा। तो बिजनेस का लॉस हो रहा है या प्रॉफिट? लॉस। तो एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। यहां पे हम एक्सपेंस को एक्सपेंस बोल के नहीं लिख सकते, क्योंकि जो भी खर्चा होगा, जो भी कमाई होगा, उसके जगह क्या लिख रहे हैं? रियलाइजेशन। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर? तो अब हम पता करेंगे कि मेरा प्रॉफिट होगा या मेरा लॉस होगा। क्लियर? तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो कैसे पता चलेगा? अगर मैंने एसेट्स को जितना था उससे ज़्यादा में बेचा है तो क्या हो गया? प्रॉफिट। और कम में बेचा है तो? लेकिन इतना तो हम देखने नहीं जाएंगे, क्योंकि कहीं पे हम ये लिखे ही नहीं है कि भाई कितना ज़्यादा और कितना कम। तो इसको हम निकालेंगे कैसे? एकदम सिंपल है। देखो, तो आप क्या करना, एक जगह लिखना डेबिट, एक जगह लिखना क्रेडिट। क्लियर? डेबिट में जो भी आपने रियलाइजेशन अकाउंट लिखा है सब आपका क्या है? अगर आपने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया है तो वो आपके लिए क्या है? लॉस है। और रियलाइजेशन अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है तो वो आपके लिए क्या है? प्रॉफिट है। सिंपल। तो जो भी लॉस है वो लिख लो, जो भी प्रॉफिट है वो लिख लो। अब एक बात बताओ, स्टार्टिंग से सबसे पहले आप लॉस किसको मानते हो? एसेट्स को। जब आपने एसेट्स ट्रांसफर किया तो आपने क्या मान लिया था? लॉस। हाँ या ना? यहां तक क्लियर? जब आपने लायबिलिटी ट्रांसफर किया था उसको क्या मान लिया था आपने? प्रॉफिट। क्लियर? उसके बाद जब आपने एसेट्स बेचा था और पैसा आया था उसको क्या माना? प्रॉफिट। तो एसेट्स रियलाइज्ड हुआ तो वो क्या हो गया? प्रॉफिट। और जब आपने लायबिलिटी का पेमेंट किया था तो लॉस। और अगर लायबिलिटी कोई पार्टनर पेमेंट किया तो भी वो क्या है? लॉस ही है। और जब कोई पार्टनर एसेट्स टेकन ओवर किया तो भी आपका प्रॉफिट ही है। समझ में आ गया? और अगर कोई रियलाइजेशन का एक्सपेंस हुआ तो लॉस, तो भी डेबिट होगा। समझ में आ गया? तो आप इसको क्लोज कर दो। तो डेबिट साइड अगर है 1 लाख और क्रेडिट साइड अगर है 1.5 लाख, तो बताओ अल्टीमेटली क्या? 50,000 का प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गया? और ये आपको खुद याद नहीं करना। आप अगर एंट्री मारे हैं तो आपका एंट्री से दिख गया,
यहाँ रियलाइजेशन डेबिट है, जो अमाउंट है डेबिट में लिखो, ये क्रेडिट है क्रेडिट में लिखो, ये क्रेडिट है क्रेडिट में लिखो, ऐसे पता चल जाएगा आपको। क्लियर? तो अब बताओ, अगर रियलाइजेशन से मेरा 1 लाख का प्रॉफिट हुआ या 50,000 का प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट मैं किसको दूंगा? हाँ नहीं, ये प्रॉफिट दूंगा किसको? पार्टनर को दूंगा। तो वही रिवोल्यूशन वाला एंट्री आएगा। तो क्या एंट्री था? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या? एस कैपिटल और बीस कैपिटल। ये कब होगा? जब प्रॉफिट होगा। और वही अगर लॉस होगा तो उल्टा कर दो, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो ये आपका लॉस हो गया। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब बाहर वाला का जो हिसाब बारी था, रियलाइजेशन का जो हिसाब बारी था, वो क्या हो गया? खत्म हो गया। क्लियर? तो क्या बताओ, बिजनेस का काम खत्म हो गया? क्या काम बचा है? सर पार्टनर का काम बचा हुआ है। अब ये दो पार्टनर मुंह ताक रहे बिजनेस का, भाई सबका तो हो गया, मेरा भी हिसाब बारी करिए, है कि नहीं? तो अब पार्टनर क्या करेगा, मतलब बिजनेस क्या करेगा? पहला काम देखो, सबसे पहला, जो भी इनका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व मेरे पास जमा है, सबसे पहले वो क्या करें हम? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है ये पहले उनके अकाउंट में डाल दो। जो भी पेमेंट होगा वो एक ही बार होगा। ऐसा नहीं रिजर्व का अलग से पैसा दिया, पीएल का अलग से दे दिया, फिर कैपिटल जो लगाया उसका अलग से दिया, नहीं। हम सब क्या करेंगे, एक बार में कैपिटल में डालेंगे, और अगर कोई लॉस है तो उसके कैपिटल से निकालेंगे। फिर फाइनली जो उसका कैपिटल का बैलेंस आएगा वो हम उसको क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। समझ में आ गया? तो 10 नंबर, अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व है जो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में हमने एंट्री मारा था, सेम एंट्री होगा। तो बताओ, अगर रिजर्व है तो रिजर्व का क्या करें? किस में बांट दे? तो एंट्री क्या होता था? रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू क्या? एस कैपिटल और बीस कैपिटल। और अगर पीएल लाइबिलिटी साइड में है तो वो प्रॉफिट है। अगर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है तो प्रॉफिट है। समझ में आ गया? चलो, और अगर कोई लॉस है तो, अगर एसेट साइड में पीएल है या एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है तो उसका कैपिटल से माइनस कर दो। एस कैपिटल बीस कैपिटल टू क्या? पीएल या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। समझ में आ गया? अब फाइनली उनका कैपिटल का देखेगा बैलेंस कितना आया। क्या देखेगा हम लोग? तो बैलेंस कैसे पता लगाएगा हम लोग? बैलेंस कैसे पता लगाएगा? उसके लिए एडजस्टेड कैपिटल बना लेते हैं या पार्टनर्स कैपिटल बना लेंगे। तो ये ए है और ये बी है। बताओ, सबसे पहले क्या चीज का पैसा देगा उनको? उनका जो इनिशियल कैपिटल था वो है ना, और क्या क्या मिलेगा? रिजर्व और पीएल और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और नहीं, ये सब यहाँ पे नहीं। और क्या? नहीं, पहले वो बाद में। अब और हाँ बोलो, रियलाइजेशन का प्रॉफिट। रियलाइजेशन जब प्रॉफिट हुआ वो किसको मिलेगा? ए और बी को। क्लियर हो गया? चलो, अब बताओ उसके अकाउंट से क्या माइनस करेंगे? एक तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, पीएल, रियलाइजेशन का लॉस, और क्या होगा? बेटा बिजनेस ही बंद हो गया तो गुडविल भी तो खाक हो गया। इस चैप्टर में गुडविल का ना कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। यहाँ गुडविल एक नॉर्मल क्या है? एसेट्स है। अब बताओ गुडविल का एक्चुअल काम क्या होता था? सर, जो कोई पार्टनर गेन कर रहा है, कोई का पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो जो पार्टनर गेन कर रहा है वो एज अ कंपेंसेशन किसको देगा? सैक्रिफाइसिंग को देगा। तो एडमिशन में रेशो चेंज हो रहा है, रिटायरमेंट में रेशो चेंज हो रहा है, डेथ में रेशो चेंज हो रहा है, तो गुडविल का काम था। बट डिसोल्यूशन में क्या कोई रेशो चेंज हो रहा है? भाई जो था, कंपनी बंद हो गया तो कहाँ से होगा, है ना? तो यहाँ पे कोई ना पार्टनर गेन हो रहा है, कोई ना पार्टनर यहाँ पे सैक्रिफाइस हो रहा है। तो यहाँ पे गुडविल का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। यहाँ पे गुडविल एक नॉर्मल एसेट्स की तरह ट्रीट करेगा। समझ में आ गया? इसलिए याद करो, ऐसा तो 110% याद नहीं होगा। डिबेंचर चैप्टर में मैंने आपको समझाया था, याद है क्या? क्या समझाया था? कि मैं कंपनी हूं
और मैं अगर किसी भी कंपनी को खरीद रहा हूं और उसको मैं अगर ज्यादा पेमेंट करूंगा तो क्या चीज का पेमेंट कर रहा हूं? गुडविल का। तो आप एक कंपनी है जो बंद हो गया, उसी का तो बात हो रहा है। तो यहाँ पे आपका बात हो रहा है, आपका एक कंपनी है, आप कंपनी बंद हो गया, मैं आपका कंपनी खरीद रहा हूं, मतलब मैं आपका एसेट्स और मैं आपका लाइबिलिटी क्या कर रहा हूं? खरीद रहा हूं। तो बदले में मैं अगर गुडविल दे रहा हूं, इसका मतलब आपका गुडविल है। तो आपका गुडविल भी एक क्या हो गया? नॉर्मल एसेट्स हो गया, जिसका पेमेंट मैं कर रहा हूं। समझ में आ गया? तो डिसोल्यूशन चैप्टर में गुडविल एक क्या होगा? नॉर्मल एसेट्स होगा। फर्नीचर की तरह, लैंड की तरह एक नॉर्मल एसेट्स है जो आप बिक्री कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? चलो, लेकिन अभी भी 2 आइटम बचा है, बताओ क्या? कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी कैश कहां से आएगा? अभी हम कैपिटल अकाउंट का बात कर रहे हैं। अगर कोई पार्टनर एसेट्स ले लिया तो बताओ क्या करे? बिजनेस क्या करेगा? उसके कैपिटल से माइनस कर देगा। अगर एसेट्स टेकन ओवर कर लिया तो क्या करेगा? उसके कैपिटल से माइनस कर देगा। वो कैपिटल अकाउंट में थोड़ा आएगा। फिर वाइफ का लोन, हाँ कौन सा? अरे बोलो तो, अरे बोलो तो कौन सा? हाँ वो क्यों नहीं आएगा? आएगा। हम सोचा ए का लोन, तो वो तो इसलिए तो अभी ऊपर किया ना, इसलिए तो यहाँ जगह छोड़ के रखा ना प्लस में। अगर कोई पार्टनर हमारा लाइबिलिटी का पेमेंट कर दे तो हम क्या करेंगे? उसको पैसा दे देंगे, तो उसके अकाउंट में क्या करेगा? ऐड कर देगा। तो अगर कोई लाइबिलिटी पेड बाय क्या? पार्टनर, तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्या कर दो? ऐड कर दो। समझ में आ गया? तो क्या बोलो, दोनों में क्यों किया? अरे हो सकता है ना ए की जगह बी आ जाए, तो बोलेगा सर आप तो बी से माइनस किया था, ऐड किया था, ए में तो नहीं किया। तो इसलिए मैंने पहले से प्रिकॉशन ले लिया, मैंने दोनों में लिख दिया। समझ में आ गया? और इसलिए मैंने एसेट्स में भी क्या किया? दोनों लिख दिया। हो सकता है ए ले ले, हो सकता है बी ले ले, है ना? चलो, तो फाइनली जो पेमेंट का बैलेंस आएगा, बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस क्या करेगा? विद ड्यू रेस्पेक्ट इन दोनों को हाथ में कैश पकड़ा देगा। मतलब इनका कैपिटल अकाउंट अब फाइनली मेरे बिजनेस से क्या हो गया? बंद हो गया। तो मेरा लाइबिलिटी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो व्हेनेवर लाइबिलिटी डिक्रीजेस इट शुड बी डेबिटेड, मतलब वो जीरो हो गया। तो एंट्री फाइनली जो पेमेंट करेगा पार्टनर को, उसका एंट्री होगा एस कैपिटल, बीस कैपिटल, टू क्या? कैश या टू बैंक। समझ में आ गया? क्लियर? जब तुम लोग पार्टनरशिप में बिजनेस में पैसा लगाया था तो हम एंट्री क्या मारे थे? कैश अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल। अब बिजनेस बंद, तुम्हारा पैसा लौटा दिया, तो एंट्री क्या हो गया? उल्टा, एस कैपिटल, बीस कैपिटल टू कैश या बैंक। समझ में आ गया? चलो, तो यहीं तक आपका ये चैप्टर का था। लेकिन अब ध्यान से सुनो, अगर मान के चलो, ध्यान से सुनना, अगर मान के चलो बी ने 10,000 रुपया कैपिटल लगाया। कितना? 10,000 कैपिटल लगाया, उसको रिजर्व का मिला 3,000, पीएल का मिला 2,000। बताओ उसका कैपिटल में कितना हो गया? कितना? 15,000। और रियलाइजेशन का प्रॉफिट हो गया 5,000। कितना हो गया? 20,000, है कि नहीं? तो उसका कैपिटल में फिलहाल अभी कितना बैलेंस है? 20। लेकिन उसने फर्नीचर ले लिया 30,000 का। कितना का ले लिया? तो अब बताओ क्या करे? अब क्या करे? उसने कैपिटल, उसका कैपिटल में एक्चुअली मिलना था 20, लेकिन वो 30,000 का फर्नीचर लेके चला गया, है ना? तो बताओ बिजनेस क्या करेगा? तो उसका कैपिटल तो नेगेटिव हो गया ना, है ना? तो बिजनेस क्या करेगा? उससे बिजनेस लेगा। समझ में आ गया? इसको कहते हैं डेफिशिएंसी बैलेंस। क्या कहते हैं हम लोग? तो एंट्री उल्टा हो जाएगा इस बार मेरे को क्या मिलेगा? मतलब बिजनेस को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट टू क्या? एस कैपिटल, और हम दोनों जानबूझ के लिख दिया। क्यों? हो सकता है ए का नेगेटिव आए, हो सकता है बी का नेगेटिव आए। समझ में आ गया? तो नॉर्मली यही एंट्री होता है, याद रखना, नॉर्मली यही होता है कि बिजनेस ए और बी को पेमेंट करता है। लेकिन बहुत रेयर केस होता है कि जब किसी भी पार्टनर का क्या हो जाता है? नेगेटिव बैलेंस हो जाता है। कौन सा बैलेंस? नेगेटिव बैलेंस। तो इस केस में क्या होता है? उल्टा पार्टनर किसको पे करेगा? बिजनेस को पे करेगा। समझ में आ गया? यहां तक सबको क्लियर? चलो, कॉपी में 2-3 नोट लिखो एक बार। उसके बाद हम घर पे देखो, एक बार हम घर पे इसका पीडीएफ भेज देगा। तो यहां पे देखो सुंदर से लिखा है,
ये जो लिखा है ना ये वाला, ये आपको मिल जाएगा। तो ये आपका सुंदर से लिखा है, शायद आपका मैट में होगा भी फिलहाल। ये जो लिखा है ना ये वाला पार्ट, ये आप लोग लिख लेना घर पे जाके, ठीक है। चलो तो एक नोट लिखो, नोट लिखो सब लोग फटाफट लिखो। नंबर 1, goodwill should be treated as normal assets. Goodwill should be treated as normal assets. Treated as normal assets. Normal assets. Number 2, if payment of liability is not given, ऐसा लगो, if information of payment of liability is not given, payment of liability is not given, we have to assume full amount to be paid to liability. Full amount paid to liability. इसका मतलब क्या है, अगर आपका बिजनेस में क्रेडिटर है और क्रेडिटर को आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है ना, और उसका पेमेंट के बारे में आपको कुछ दिया नहीं है कि कितना पेमेंट किया कितना पेमेंट नहीं किया, तो ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि पूरा का पूरा फुल अमाउंट क्या करोगे आप, पेमेंट करोगे, क्योंकि बिना लाइबिलिटी पेमेंट लिए तो जाएगा नहीं, है कि नहीं। तो उसका पूरा का पूरा पेमेंट हमको करना ही पड़ेगा। क्लियर। नंबर 3, पार्टनर्स लोन, पार्टनर लोन नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर लोन नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों ऐसा? पार्टनर का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में क्यों ट्रांसफर नहीं होता? क्योंकि वो पार्टनर का है, बाहर वाला का नहीं है। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्यों ट्रांसफर नहीं होता? क्योंकि वो कैपिटल नहीं है, वो एक तरह का लाइबिलिटी है। क्लियर। कॉमा, इट शुड बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो इसका पेमेंट हम डायरेक्टली कहां से करेंगे? लोन अकाउंट से करेंगे। क्लियर हो गया? मतलब पार्टनर का लोन अगर आपको दिखाई दे तो वो कैपिटल अकाउंट में भी नहीं आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में भी नहीं आएगा, उसको टच ही नहीं करना। वो कहां से पेमेंट होगा? लोन अकाउंट से पेमेंट होगा। समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक?